हेलो बच्चों, मैं हूँ एस एन राय और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के कुछ एग्जाम्पल और सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। और ये पढ़ेंगे कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स का फिजिक्स में कहाँ पे यूज़ होता है और कैसे यूज़ होता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में वीडियो में हमने देखा होगा, कुछ एग्जांपल्स किए हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स को और डिराइव भी किए थे रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स का फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है, दो वेक्टर ए और बी है और उसके रिजल्टेंट निकाले अगर मैग्नीट्यूड, तो एक फॉर्मूला लिखा था हमने, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और इसमें यह देखा था हमने कि मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आता है, जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं और इसकी वैल्यू होती है दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम ए प्लस बी, और मिनिमम होता है रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। ठीक है, और रिजल्टेंट जो होगा ए प्लस बी मैक्सिमम होगा, ए माइनस बी मिनिमम होगा। ठीक है, और इन बाकी इनके बीच में लाई करेगा। अब ये देखते हैं ग्राफिकल एडिशन के बाद, सपोज करिए कि बहुत सारे वेक्टर्स हैं, ठीक है, या बहुत सारे फोर्स वेक्टर्स हैं किसी पार्टिकल पे लग रहे हैं। इस तरीके से लग रहा है कि सारे वेक्टर्स को हमने जब ऐड किया, ठीक है, अलग अलग मैग्नीट्यूड का है, और ऐड किया, रिजल्टेंट निकाला। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ई वेक्टर, कितने वेक्टर ऐड किया है? 1 2 3 4 5 ऐड किया। ठीक है, बिल्कुल देखो, ए में बी को ऐड किया, बी में सी को ऐड किया, इस तरीके से ऐड होता जा रहा है। और इस तरीके से देखा है, ऑर्डर को देखो ध्यान से, एरो के ऑर्डर में देखा जाए तो ये सेंस क्लॉकवाइज चल रहा है। बिल्कुल कोई भी एक वेक्टर इसमें इस ऑर्डर के अपोजिट नहीं है। ठीक है, इसको बोलते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। अगर सारे वेक्टर्स को इस तरीके से अरेंज कर दें और क्लोज फिगर फॉर्म हो जाए, ये जितने भी साइड लेंस का हो क्लोज्ड पॉलीगन बन जाए। रेगुलर होना जरूरी नहीं है कि सब मैग्नीट्यूड साइड लेंथ का सेम हो, बट क्लोज्ड एक पॉलीगन बन जाए। ठीक है, इस केस में रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। मतलब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, इनका वेक्टर सम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सपोज करो ये ए बी सी डी ई जो है ये वेक्टर्स, फोर्स वेक्टर है, किसी पार्टिकल पे लग रहा है, तो उस पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। और इस तरीके से हम फिजिक्स में यूज करते हैं इसको, कि अगर नेट फोर्स किसी पार्टिकल पे 0 आ गया तो क्या बोलते हैं, वो पार्टिकल ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब ये देखो, ये ऐसा नहीं है कि इतनी साइड्स होंगे, कितनी भी साइड्स का हो सकता है। और अगर ये क्लोज फिगर नहीं बनता है तो रिजल्टेंट जरूर कुछ ना कुछ आएगा। इसको बोलते हैं जीरो रिजल्टेंट कंडीशन, जीरो रिजल्टेंट कंडीशन। और हो सकता है कि ये फोर्स के ही सेंस में ना, हो सकता है कि ये जो है ए बी सी डी ई जो वेक्टर है ये मोमेंटम वेक्टर है। ठीक है, और इनका सबका वेक्टर सम 0 हो गया तो नेट मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या जो भी वट एवर भी, उनका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं हम लोग। अब इसका यूज कैसे करते हैं, कुछ क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में कैसे बात करेंगे हम लोग, जैसे कुछ सेट ऑफ वेक्टर्स दिया हो। ठीक है, सपोज करिए कि 3 वेक्टर्स का सेट दिया है, फोर्स वेक्टर का सेट है। तो इसमें यह क्वेश्चन करते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग set of forces the resultant force can be 0 हो सकता है। ठीक है, अगर ये फोर्सेस का सेट होगा तो ये क्वेश्चन रहेगा कि रिजल्टेंट फोर्स किसमें 0 हो सकता है जी। और अगर ये सेट ऑफ कोई और फिजिकल क्वांटिटी का, वेक्टर क्वांटिटी का सेट होगा, जैसे लाइक डिस्प्लेसमेंट का सेट होगा, तो ये पूछा जाएगा कि किसमें रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है।
नहीं भी हो सकता है, क्वेश्चन तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि सेट ऑफ फोर्सेस की जगह सेट ऑफ वेलोसिटीज हो, तो कहेगा कि नेट वेलोसिटीज किसमें जीरो हो सकता है, जो भी है। तो हमने ये दिया इसमें, और इसमें 3 का सेट है, जैसे 4 न्यूटन 4 न्यूटन 4 न्यूटन। दूसरा है इसमें 6 न्यूटन 10 न्यूटन एंड 20 न्यूटन। थर्ड है इसमें सेट दिया हुआ है 10 न्यूटन 20 न्यूटन 40 न्यूटन 70 न्यूटन। ठीक, एक 4 का सेट दे दिया है, इसमें 3 का सेट दिया, इसमें 4 का सेट दे दिया। आंसर कितने भी सही हो सकते हैं, हम लोग यहाँ पे लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, हमें हर चीज को एनालिसिस से बात करना है, कोई भी इसमें गैस करने की जरूरत नहीं है। 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन, इस तरीके से बहुत सारे सेट्स हो सकते हैं, ठीक है। आंसर हमें नहीं पता है सपोज करिए, तो कैसे चेक करेंगे 3 का सेट में। अब देखो इसमें एक टेक्निक है, हो सकता है कि सेट इसमें 6 का भी हो, 10 का भी हो सकता है। होता क्या है कि जैसे हमने पढ़ा था कि 2 वेक्टर का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं, तो 2 वेक्टर के स्पेसिफिक वे में बात करें तो 2 रिजल्टेंट, 2 वेक्टर ए और बी है, इसका रिजल्टेंट का जो रेंज पढ़ा था, तो ये कहा था कि ए प्लस बी होगा मैक्सिमम, और ए डिफरेंस बी मिनिमम पे होगा, ठीक है। इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम हो सकता है, मैक्सिमम इतना होगा, मिनिमम इतना होगा। अब अगर ये बात करो, जैसे ये रिजल्टेंट जीरो करने की बात कर रहा है कि किसमें होगा, तो पहली बात तो ये है कि अभी हमने पढ़ा है कि जीरो रिजल्टेंट कंडीशन, अगर मान लो कि ये इक्वल फोर्सेस का सेट है, तो देखो इन तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे, जीरो आना चाहिए, तो ये क्लोज फिगर बनेगा, ठीक है। इक्वल वैल्यू है तो ये ट्रायंगल बन जाएगा, क्लोज फिगर में ट्रायंगल बनेगा। अगर मान लो कि 4 न्यूटन की इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो इनका सेट बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि कॉमन सेंस है कि बिल्कुल इसमें जीरो हो सकता है, मतलब ये जीरो हो जाएगा, ठीक। बाकी बाद में कैसे करते हैं, चेक करते हैं, इसमें देखते हैं। एक ये भी तरीका है कि देख लेते हैं, कोई भी जब तीनों बराबर है तो कोई भी सब एक सेलेक्ट कर लो आप इसमें से, ठीक। मान लो अभी आपके पास ये 2 बचे हैं, इन दोनों का मैक्सिमम रिजल्टेंट, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आएगा, इस हिसाब से देखा जाए तो 4 + 4 8, और मिनिमम कितना आएगा, 0 आएगा। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है ना, वो जो लाई करेगा ये 0 न्यूटन और 8 न्यूटन तक में, इसमें लाई करेगा। मतलब ये कह रहा है ये कि रिजल्टेंट 0 से 8 तक का हो सकता है, ठीक है। तो ये बताओ जो तीसरा बचा है ये 4 न्यूटन जो छोड़ा था, ये इसी के बीच में तो आ रहा है, मतलब ये दोनों का रिजल्टेंट इन्हीं के बीच में लाई करेगा, तो 4 भी तो इसी में आएगा। एंगल तो दिया नहीं है कि ये दोनों कितने एंगल पे है, रेंज बताया है, तो 0 से 8 के बीच में 4 तो आ गया, यानी इसको इन दोनों का रिजल्टेंट किसी कंडीशन में कैंसिल कर सकता है उल्टा होके, मतलब ये दोनों जिस डायरेक्शन में भी रहे होंगे उनका रिजल्टेंट का रेंज ये आएगा। तो जिस कंडीशन में इनका रिजल्टेंट का वैल्यू 4 न्यूटन आ रहा होगा, उसके अगेंस्ट में ये तीसरा वाला हो जाएगा, तो अपने आप नेट क्या कर देगा, 0 कर देगा। ये बहुत बेसिक है, 3 वाले सेट में ऐसे ही करना है, ठीक है। अब देखो इसमें डिस्कस करते हैं, और इसको हम एक टेक्निक भी से भी बात कर सकते हैं। मैक्सिमम वाले को घेरा लगा रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम तो मैक्सिमम वाले के साथ ही हो सकती है। अब ये देखो इनको 6 और 10 को देखो, तो 6 और 10 का जो रिजल्टेंट का रेंज आएगा, मैक्सिमम 10 + 6 16 न्यूटन आएगा, ठीक है, और मिनिमम 10 और 6 का डिफरेंस 4 न्यूटन आएगा। ये कह रहा है कि इन दोनों का रिजल्टेंट 16 से लेकर 4 तक में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब ये बताओ ये जो 20 है, क्या इससे कैंसिल हो जाएगा इन दोनों के रिजल्टेंट से, कैसे हो जाएगा, जब कह रहे हो कि 4 न्यूटन से लेकर 16 होगा, 20 तो होगा ही नहीं कभी। तो ये 20 वाला जो देख रहे हो ना,
बहुत ज़्यादा वैल्यू है, इनके दोनों के रिजल्टेंट से किसी भी कंडीशन में कैंसिल नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनका रेंज मैक्सिमम कितनी एबिलिटी है, 60 न्यूटन एडजस्ट कर सकते हो। मतलब कि इसके अगेंस्ट में अगर ये 20 हो भी जाएगा तो रिजल्टेंट आएगा ही 4 का, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। यानी ये आंसर तो सही फिलहाल कैन बी जीरो होने की बात कर रहा है, तो ये कैन नॉट बी जीरो है, नहीं हो सकता है। अब ये देखो, इसमें आप ऐसे किसी एक को लेकर बाकी को भी कर सकते हो, वो अपने आप आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। अब इसमें देखो ये 70 है, एक 70 सबसे एक टेक्निक हमने ये बताया, अगर सारे इक्वल है तो एनी वन को सिलेक्ट कर लो, अगर कोई सबसे ज्यादा है तो उसको सॉर्ट आउट करके अलग कर लो। अब बाकी बचे को देखो, ठीक है, बाकी बचे ये 3 है। अब ऐसे सोचो, इन तीनों वेक्टर का फोर्स वेक्टर है, मैक्सिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है? मैक्सिमम तब आएगा जब सारे वेक्टर क्या होंगे, बिल्कुल सेम डायरेक्शन में डायरेक्टेड हो जाए। तो 40 प्लस 20 60 अब प्लस 10 70 आ जाएगा। तो ये बताओ उस कंडीशन में इस 70 को तक कैंसिल मार ही देगा, मतलब कि रिजल्टेंट जीरो करने के चांसेस इसमें भी बन रहा है। तो बिल्कुल यही सही है। और सपोज करो कि अगर ये 70 नहीं रहा होता, 80 रहा होता, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि इसका मैक्सिमम रेंज ही 70 था, और उससे आउट होते तो नहीं कैंसिल कर पाता। यानी ये भी जीरो हो सकता है। ओके, ये भी आंसर सही है। अब देखो इक्वल में ना, इक्वल में कितना भी वैल्यू का कितने भी होगा, 2 सेट होगा, 3 का होगा, 10 का होगा, सब सही है, क्योंकि ये हमेशा एक क्लोज्ड पॉलीगन बनाएगा फिगर, और एकदम साइक्लिक ऑर्डर में ले लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा करेक्ट होता है। 3 आंसर इसमें सही आ रहा है, ठीक है। और मान लो कि अगर हमें एक और बनाना होता तो इस तरीके का बनाते हैं कि इसमें जो मैक्सिमम वाला होगा, ये सारे बचे हुए मिलके उसको अगर कैंसिल नहीं कर पाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं होता। ये एक टेक्निक है। क्या करना है टेक्निक में, एक मैक्सिमम वाले को सट आउट करके अलग कर देना है, और बाकी रिमेनिंग को जोड़ दो, सीधे जोड़ दो बिल्कुल, ठीक है, फ्लैट बिल्कुल एल्जेब्रिक सम डायरेक्ट जोड़ दो। तो डायरेक्ट जोड़ने की बात इसलिए कर रहे हैं कि सारे बचे हुए रिमेनिंग वेक्टर्स को एक डायरेक्शन में सपोज किया गया है, क्योंकि वही कंडीशन है जो मैक्सिमम रिजल्टेंट देगा। और जब वो मैक्सिमम बन के और मैक्सिमम वैल्यू को जब कैंसिल नहीं कर पाया, जो हायर वैल्यू है हाईएस्ट, तो कैसे रिजल्टेंट जीरो कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो ये कुछ ट्रिकी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो अभी तक तो नहीं आए हैं नीट में भी चांसेस हो सकते हैं। ये लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से था, इसलिए हमने मोर देन वन को करेक्ट कर रखा है इसमें ऑप्शन। बाकी अब आते हैं इसमें रिजल्टेंट के बाद, जैसे 2 वेक्टर से ज्यादा का रिजल्टेंट है अगर निकालते हैं तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कंपोनेंट मेथड्स, ठीक है। इसके बाद एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स की क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। स्पेशली हम लोग बात कर रहे हैं 2 वेक्टर के सब्ट्रैक्शन की। लिखेंगे ऐसे, सब्ट्रैक्शन वेक्टर ए डिफरेंस वेक्टर बी, 2 वेक्टर को डिफरेंस लेना है, ठीक है। वही ले लो जैसे हमने एडिशन में लिया था, एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये एक वेक्टर बी है। अगर इनको जोड़ देंगे ऐसे, मतलब ये रिजल्टेंट हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। पहले हम लोग ने पढ़ा था एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, बाय डेफिनेशन ये होगा थीटा, ठीक है। मैं तो इसको आगे खिसका के टेल टू टेल कंडीशन में बोलते हैं। हमें यहाँ पे निकालना 2 वेक्टर का डिफरेंस, तो इसको आप ऐसे सोचो, ऐसे लिख सकते हो कि वेक्टर ए प्लस एक वेक्टर ए प्लस एक बी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर है। मतलब ध्यान से सुनना बिल्कुल, क्यों ये ऐसा कर सकते हैं कि ए वेक्टर डिफरेंस बी वेक्टर का मीनिंग ऐसा हो सकता है कि इट इज बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी। मतलब वी कैन से दैट इट दिस सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड ए is nothing but it is addition of
vectors, two vectors, one is vector A and another is minus vector B. मैं ये कर नहीं कर सकते हैं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का रिजल्टेंट, नहीं, वो तो ये हो जाएगा, फिर ये वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का रिजल्टेंट है। ठीक है, ठीक है। अब रिजल्टेंट का फॉर्मूला तो जानते हैं हम लोग, दो वेक्टर का रिजल्टेंट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट आप निकालने जा रहे हो। यहाँ किसका रिजल्टेंट निकालने जा रहे हैं? वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का। ठीक है, ये तो बिल्कुल याद रखना है। अब क्या करेंगे, माइनस वेक्टर बी क्या होता है भाई? वेक्टर बी का जस्ट अपोजिट और वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज सेम, मतलब कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ठीक, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम होगा, और कितने के इक्वल होगा? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी लिखा विदाउट एरो। ठीक है, अब ये बताओ, वेक्टर ए में निगेटिव वेक्टर बी को ऐड करेंगे तो सब्ट्रैक्शन विल बी लाइक दिस। कर सकते हो ना कि ए वेक्टर और माइनस बी का रिजल्टेंट है, तो क्यों ना हम रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे। मान लो कि ये है रिजल्टेंट वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है जी? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, वही होगा प्लस 2a का मैग्नीट्यूड और माइनस b का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन कौन सा वेक्टर है? वेक्टर ए एंड माइनस वेक्टर बी का बीच का एंगल, ए एंड बी का बीच का एंगल थीटा है, तो ए वाला सेंस ये है, ए वेक्टर और माइनस बी का बीच का एंगल कितना होगा भाई? 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 180 डिग्री माइनस थीटा, अंडर रूट में है सारा। अब इसको सिंपली ऐसे लिख सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो cos 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री है। 180 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस थीटा होता है, जिसकी वजह से या माइनस आ गया माइनस 2ab कॉस थीटा। ये सब्ट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, वेक्टर ए डिफरेंस वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे प्लस होता था तो दो वेक्टर का, ए वेक्टर और बी वेक्टर का सम, मतलब रिजल्टेंट का, ए और बी का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुआ करता था। अब ध्यान से देखो, लेटेस्ट नीट में एक आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और पास्ट ईयर में आईपीएमटी में भी आ चुका है, रिपीटेड था, और सिंपल क्वेश्चन था आई थिंक 2019 का, और इसके पहले भी आ चुका है, तो रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स है, डिफरेंट एग्जाम्स में आए हुए। उसमें एक क्वेश्चन लैंग्वेज में था और सिंबॉलिक भी रहता है कई बार। क्वेश्चन यही था उसमें, लैंग्वेज में हो चाहे जिसमें हो चाहे जैसे हो। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन रहा। मान लो कि हम लैंग्वेज में लिखे बोले, एक ही बात है मैथमेटिकली, उसमें ये कहा था इफ the magnitude of the vector sum of two vector is equal to the magnitude of vector difference of the same two vector। कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देन ये बताना था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ये बताना है हमें। एंगल मतलब थीटा बताना है, दो वेक्टर के बीच का एंगल। अब ये देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड मतलब सब्ट्रैक्शन का और रिजल्टेंट ए एंड वेक्टर बी का सेम कब होगा? तो देखो, अगर कॉमन सेंस लगाया जाए तो सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड में, ठीक है, दो वेक्टर का वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड और वेक्टर सम में क्या डिफरेंस है मैग्नीट्यूड में, इसी का फर्क है बस। अगर ये फर्क -2ab cos थीटा, उसमें +2ab cos थीटा होता है, अगर यही गायब हो जाए, ठीक है, और नॉन जीरो वेक्टर्स हैं, ये ऐसा भी नहीं कर सकते इन दोनों ए और बी में से कोई जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो ये देख रहे हो तो साफ पता चला कि इसी को उड़ा दें हम सीधे, मतलब थीटा 90 होगा तभी दोनों में से ये गायब हो जाएगा, बस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।
ऐसा लग रहा है बिल्कुल आंसर सही है और 90 डिग्री ही होगा आंसर। और इसको सिस्टमेटिक बनाना है तो आप सिस्टमेटिक बनाओ, बट नीट में सिस्टमेटिक बनाने की बात कुछ नहीं होती है। आप बनाओगे तो क्या होगा, ये नहीं लिखोगे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों फॉर्मूले, तो इनका स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट हटाने के लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये अंडर रूट हट गया स्क्वायर होने की वजह से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये सब गायब हो जाएंगे, 4ab cos थीटा आ जाएगा 0 और दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज 90 डिग्री, क्योंकि ए और बी दोनों में से किसी का भी मैग्नीट्यूड 0 नहीं है, क्योंकि मना कर दिया, ठीक है, कि 0 वेक्टर है, नहीं है ऐसा। तो ये ऐसे लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं कि आप इंटरप्रिटेशन के थ्रू बता सकते हो डायरेक्टली कि क्या है कंडीशन इसमें। दूसरा एक चीज है, आप क्वेश्चन के तरह में भी बात किया जा सकता है, क्वेश्चन ऑप्शन में आ जा सकता है। अब मान लो कि ये कोई कहता है कि अगर दो वेक्टर ए और बी है, सपोज अगर दो वेक्टर है ए और बी ऐसे है, इनके बीच का एंगल थीटा है और ये गिवन कंडीशन है कि ए का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, सपोज करो आप एक्स है, तो ये बताना है इसमें व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मतलब सबट्रैक्शन वेक्टर का मैग्नीट्यूड के बारे में बात करना चाहते हैं। अब देखो इस फॉर्मूले में रख सकते हो, वेक्टर डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फॉर्मूला होता है अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड, अब डायरेक्ट माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, ये अब देखो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर सकते हो, एक्स स्क्वायर ये जोड़ 2x स्क्वायर कॉमन हो गया, अंडर रूट के अंदर में चल रहे हैं अभी, 2x स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 बचा माइनस cos थीटा बचा, ठीक। अब क्या है कि ये ट्रिग्नोमेट्री में एक फॉर्मूला है, रिजल्ट है 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, हाफ एंगल डबल एंगल का रिजल्ट है। जब आप इसे यहाँ रखोगे ना तो ये दो अंडर रूट के अंदर में ये एक और है, तो ये 4 होने की वजह से अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बाहर होकर एक्स आ जाएगा और साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर है तो ये साइन थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक। सबट्रैक्शन वेक्टर का ये मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब ये कह सकते हो एक किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है 2 टाइम्स साइन हाफ ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मान लो कि कहीं फिजिक्स में जरूर यूज हो रहा होगा, अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ 45 हो जाएगा, साइन 45 1/√2, ठीक है। और जो भी है यहाँ पे अगर ये 60 डिग्री है तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब दो वेक्टर का डिफरेंस साइन 30 अगर यहाँ रखोगे 1/2 से 2 कैंसिल होके सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, ठीक है। वेक्टर डिफरेंस मतलब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है तो उनका वेक्टर मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 60 डिग्री है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है, उनका वेक्टर डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो उन्हीं दोनों में से एक के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। ये तो दोनों ऑलरेडी इक्वल ही है मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इसको। और इसका देखो फिजिक्स में यूज क्या है, डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स के बारे में बात किया आपने, इसमें देखो यूज है फिजिक्स में। आप जैसे स्टार्टिंग के चैप्टर में मोशन इन प्लेन में बात करो, सर्कुलर मोशन में जाएंगे, आगे प्रोजेक्टाइल मोशन में जाते हैं, न्यूटन्स लॉ में जाते हैं, बहुत आगे के चैप्टर में 12th के कुछ चैप्टर में जहाँ भी वेक्टर फॉर्म यूज होते हैं, जहाँ भी वेक्टर क्वांटिटीज का डिफरेंस की बात आती है ना, वहाँ ये ऑलरेडी लग चुका होगा, मतलब आपको हो सकता है कि ये थ्योरेटिकली या न्यूमेरिकली कहीं फंसाया जाए, उसी टाइप का एक एग्जाम्पल लिया, ठीक। अब ये देखो बताना क्या इसमें, मान लो कि ये ईस्ट डायरेक्शन है और ये वेस्ट है और ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। सपोज करो कि एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है v वेलोसिटी से,
इधर जा रहा है, कुछ देर के बाद ये इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, इनिशियली ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इनिशियली वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम ये टर्न कर गया और ये चलने लगा नॉर्थ में, मैग्नीट्यूड को मेंटेन करते हुए, मतलब नॉर्थ में जाने लगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, मतलब अपने इनिशियल डायरेक्शन से ये 90 डिग्री टर्न मार गया, ठीक है। कर सकते हो ईस्ट में जाते हुआ पार्टिकल अपने लेफ्ट टर्न ले लिया और स्पीड वही रहा, ठीक है। ये फाइनल ऐसा हो गया, मतलब फाइनली वेलोसिटी किधर जा रही है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में। बस आपसे ये सिंपल ये पूछेगा, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब सिर्फ डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड पे नहीं। फाइंड द डायरेक्शन को लेकर मिस्टेक ज्यादा होता है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। जिस इंटरवल में इनिशियली किधर था, ईस्ट में था, फाइनली किधर गया, नॉर्थ में गया है। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको कैसे बनाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल। किसी भी क्वांटिटी का चेंज की बात करेंगे तो उसकी फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल। यहाँ चूंकि वेलोसिटी में चेंज की बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। और ये ध्यान से देखो, इनिशियल और फाइनल दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी जो है, स्पीड, वो सेम है। हमने इसीलिए डायरेक्शन पूछा है, तो इसमें देखो तरीका ये है, वही वेक्टर डिफरेंस का मैटर आ गया कि फाइनल वेलोसिटी में ये क्या करेंगे आप, इनिशियल वेलोसिटी का निगेटिव वेक्टर निकाल के और आप सिंपली वेक्टर एडिशन से ऐड कर दो, वही डायरेक्शन डेल्टा बी का होगा, ठीक। अब बात ये करते हैं कि फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किधर है, एरो से रिप्रेजेंट कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर किधर है, नॉर्थ में है, तो फाइनल वेलोसिटी जो वेक्टर है वो नॉर्थ डायरेक्शन में, ये रहा नॉर्थ में। इनिशियल वेलोसिटी किधर है जी, ईस्ट में है। जब ईस्ट में है तो उसका निगेटिव वेक्टर किधर होगा, वेस्ट में होगा। तो इसके जिसको ऐड करना है उसका टेल इस पे रखेंगे। ये जो आया ये है निगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये फाइनल प्लस निगेटिव ऑफ इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे तो रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस। ये बताओ, इसी को ना आप डेल्टा बी वेक्टर बोल रहे हो, तो डेल्टा बी वेक्टर इधर आया। ध्यान से देखो, ये नॉर्थ था और ये डायरेक्शन है वेस्ट। अब ये देखो कि यहाँ पे दिया हुआ है कि इनिशियली, देखो इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और फाइनल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो भी है वो सेम है, तो निगेटिव इनिशियल का भी क्या होगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम ही है। ये एरो जो लेंथ है ना, ये एरो लेंथ मैग्नीट्यूड बाई सेम है, ये 90 डिग्री है ही, तो ये जब दोनों सेम हो जाएंगे तो ये एंगल जो बचेगा ये 45 और ये भी 45 होगा, उसको हमने बात नहीं करना है। तो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर जो आया ये 45 डिग्री पे आएगा इधर, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी में इनिशियल का उल्टा ऐड कर दिया सीधे सीधे, तो बिल्कुल आ गया आराम से चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन। अब इसका फिजिक्स में यूज क्या होगा, तो यूज यही होगा कि एक पार्टिकल इधर जा रहा है और फिर इधर घूम गया, इसका मोमेंटम इनिशियल इधर है, फाइनल मोमेंटम इधर हो गया, तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। मतलब ये कहीं में भी चेंजेस की बात करेगा, मतलब ऑनवर्ड्स आगे भी कहीं पे भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके अगर वेक्टर डिफरेंस में या उसके वेरिएशन में बात करेगा डायरेक्शन को लेकर, तो बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे, यही सोच रहेगा हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स में स्पेसिफिकली, ठीक है। इसका यूज सर्कुलर मोशन में भी होता है, बहुत जगह है यूज वेक्टर डिफरेंस का। अभी तो हम लोग न्यूमेरिकली ऐसे सिंपल क्वेश्चन को ही कर सकते हैं, जैसे आप कुछ रिजल्टेंट का भी यूज करेंगे। मान लो कि क्वेश्चन में दिया है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो ए यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में दिया क्या, रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स is also a unit vector,
ठीक है, ये दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ difference of the given two unit vectors। देखो यूनिट वेक्टर्स का मतलब क्या पढ़ा था, जिनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब देखो इसमें ऊपर क्या दिया हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज आल्सो यूनिट वेक्टर, मतलब कि दो यूनिट वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड 1 1 है उनका रिजल्टेंट भी 1 ही है। अब ये बताओ कि दो वेक्टर, किसी भी दो वेक्टर को जब ऐड करेंगे, जब रिजल्टेंट बनाएंगे तो वो ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में भी हमने बात पढ़ा था ये। तो ये बताओ कि रिजल्टेंट का भी मैग्नीट्यूड 1 है और जिन दोनों को ऐड किया उनका भी मैग्नीट्यूड 1 है, तो जो ट्रायंगल बनेगा तो बिल्कुल सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है, इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। ठीक, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना दिया। ठीक, सेम मैग्नीट्यूड के साथ तीनों साइड लेंथ सेम होगा। मान लो कि ये 1 यूनिट लेंथ का कोई यूनिट वेक्टर है, ये भी 1 यूनिट लेंथ का कोई यूनिट वेक्टर है। ठीक है, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इनका जो रिजल्टेंट गया वो रिजल्टेंट तो इसी से टेल से इसके हेड की तरफ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट है, मतलब कि ये जो रिजल्टेंट है ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ये सब 1 यूनिट है। ठीक है, ये ट्रायंगल देखो 1 यूनिट, तीनों इक्विलैटरल बन गया। अब ये यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है हमको, ये फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड निकालना है इन्हीं दो यूनिट वेक्टर्स का, ए और बी का वेक्टर डिफरेंस का। ठीक है, तो हमें निकालना है वो, ये निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर डिफरेंस, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ द गिवन टू यूनिट वेक्टर्स, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, अब ये बताओ इसका जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला है यहाँ पे लिखते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ठीक, ए और बी का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये बताओ यहाँ पे आप निकालते जाओ। देखो आप 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2 1 इंटू 1। अब ये मतलब जैसे यहाँ पे आता है तो क्या लिखते हो, cos थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जिसका डिफरेंस लेना था। तो ये बताओ ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। अब बात करते हैं, एंगल वाला मैटर आ गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अब देखो ये इक्विलैटरल है तो सारे एंगल ये सब 60 डिग्री है, लेकिन क्या ये ज्योमेट्रिकल एंगल ए और बी के बीच, मतलब यहाँ पे जो ज्योमेट्री में एंगल दिख रहा है 60, वो दो वेक्टर के बीच का एंगल है? तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल तभी होगा, पहले ये बना लो, या तो दोनों वेक्टर का टेल एक जगह हो या हेड एक जगह हो, कुछ भी ऐसा नहीं है। इसको धक्का मार दिया एक को तो आगे तरफ बढ़ेगा, तो ये जो एंगल आएगा 120 डिग्री वाला, 120 डिग्री, ये वहां पे एंगल बिटवीन टू वेक्टर है, यहाँ पे 120 डिग्री आएगा। और ये पता है कि cos 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, -12। ये बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये -2, 1/2 जब माइनस में लिखेंगे तो ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, तो 1 + 1 ये प्लस हो गया, और 2 × 1/2 मतलब ये आ गया आपका √3 यूनिट। ठीक है, √3 यूनिट आएगा जो भी होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन में हैंडलिंग करते हैं हम लोग। ये सिंपल वेक्टर के क्वेश्चन है, बाकी सब्ट्रैक्शन और एडिशन का यूज जो करते हैं हम लोग, वो हम लोग थोड़ा कंपोनेंट्स पढ़ने के बाद करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के बारे में बात करते हैं उसके बाद में। ठीक है, तो ये रहा आज का हम लोग का, और फिर से बात करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे और उसके क्वेश्चन यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट जो भी होता है, बस आज यहाँ तक रहने देते। ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू।